डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे परिवर्तनशील विनिमय दरों के बारे में, जिन्हें फ्लेक्सिबल, फ्री या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी कहा जाता है। बेसिकली ये दो तरह का होता है। एक तो उसमें बिल्कुल फ्री हो जाता है, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई से ही तय होती हैं विनिमय दर। दूसरा होता है कि जिसमें जनरली तो मार्केट कंडीशंस के हिसाब से तय होती हैं विनिमय दर, लेकिन इमरजेंसी में जो है आरबीआई है, या आप कह सकते हैं किसी भी देश की मॉनेटरी अथॉरिटी कुछ हद तक उसमें इंटरवीन कर लेती है जब चीज़ें बहुत ज़्यादा कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं, तो उसको डर्टी फ्लोट या मैनेज फ्लोट भी कहते हैं। इसके अंदर डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से विनिमय दर तय होती है। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। फिक्स एक्सचेंज रेट पहले मैंने आपको करवाया है, आप ये मान के चलिए लमसम वही चीज़ है, उसका उल्ट है। जो उसके एडवांटेजेस हैं वो इसके डिसएडवांटेजेस हैं, जो उसके डिसएडवांटेजेस हैं कहीं ना कहीं वो इसके एडवांटेजेस हैं। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट आजकल ज़्यादा उपयोग में आता है। इसके कुछ हम एडवांटेजेस पहले देख लेते हैं। सबसे पहले सिंपल एंड इकोनॉमिकल। देखिए, बहुत सिंपल है और इकोनॉमिकल है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको मैनेज नहीं करना पड़ता, कोई पॉलिसी नहीं करनी पड़ती कितना आपको है। ये मार्केट के बेसिस पे चलता है, तो बहुत ज़्यादा आपको फॉरेक्स रिजर्व्स भी नहीं रखने पड़ते। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी के लिए बहुत ज़्यादा आप इसमें एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। बहुत सिंपल है, बहुत इकोनॉमिकल है, और ज़्यादा सही रहता है एक ऐसी अर्थव्यवस्था के लिए, एक ऐसी मॉनेटरी अथॉरिटी के लिए जिसको और भी बहुत सारे काम करने होते हैं। इसीलिए कहते हैं सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए, जो एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी है, ये जब एक टारगेट रह जाता है मॉनेटरी अथॉरिटीज़ का, तो बाकी जो उनके और टारगेट्स हैं, जो और उनको काम करने हैं, उस पे वो फोकस नहीं कर पाते। जैसे इन्फ्लेशन रेट है, उसको कंट्रोल करना है, और भी उनके मॉनेटरी अथॉरिटीज़ के काम रहते हैं, तो ये एक एक्स्ट्रा बर्डन उन पे हो जाती है एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी की। अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है तो इसकी बर्डन उन पे नहीं होती, ये उनको एडवांटेज हो जाता है। फिर है फ्री इंटरनेशनल ट्रेड। एक इसका सुख है कि इसमें फ्री इंटरनेशनल ट्रेड की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। हालांकि जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम पे विश्वास करते हैं वो ये मानते हैं कि अनसर्टेनिटी की वजह से बाधा उत्पन्न होती है, परंतु जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पे विश्वास करते हैं वो ये मानते हैं कि जब गवर्नमेंट्स का बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं होता, तो सभी देश आराम से आपस में एक दूसरे से व्यापार कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए भी ईजी रहता है। अगर बहुत ज़्यादा सरकारें इसमें इंटरफेयर करती है अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करने में, तो बड़ी दिक्कतें आती हैं। इसके बाद है ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट इन बीओपी। देखिए, जब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रहता है तो बीओपी में, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट या भुगतान शेष जिसको कहा जाता है, उसमें ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट हो जाता है। अब ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट कैसे होता है, मैंने आपको बताया है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट इस बात पे भी निर्भर करते हैं कि करेंसी का रेट क्या है। अगर कम आपकी करेंसी कमज़ोर हो जाती है, रुपये का थोड़ा अवमूल्यन कर दिया जाता है, डिवैल्यूशन कर दिया जाता है, तो उसके अंदर क्या है, इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे और एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाएंगे, यानी कि आयात जो हमारे कम हो जाएंगे, निर्यात बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, अवमूल्यन नहीं करना पड़ता, यानी कि उसमें इंटरफेयर कर नहीं रहे आप। ऑटोमेटिकली जब आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में दिक्कत आ रही है तो ऑटोमेटिकली आपका करेंसी कमज़ोर या तेज़ हो जाएगी, तो ये अपने आप जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स में एडजस्टमेंट हो जाएगा। यानी कि उसके लिए आपको प्रयास नहीं करना पड़ता, कहीं ना कहीं उसमें इनबिल्ट फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, एक लोच आ जाती है, ताकि भुगतान शेष में जो अनियमितता आ जाए या वो असंतुलित हो जाए, तो इस सिस्टम के अंदर उसमें काफ़ी संभावना रहती है कि अपने आप वो संतुलन में आ जाता है। ये अगर आपको और समझना है तो अलग से समझा देंगे, लेकिन आपको मैं डिवैल्यूशन की बात में या ऐसे समझा चुका हूँ ये बात। और है इंक्रीज़ इन इंटरनेशनल गुडविल। देखिए, जो देश बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता, या उसकी जो मॉनेटरी अथॉरिटी ये फिक्स एक्सचेंज रेट पे नहीं है, फ्लेक्सिबल पे, इसका मतलब क्या है, वो मजबूत देश है, वो हैंडल कर सकता है, उच्चावचन का वो सामना कर सकता है। तो इससे क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसकी ख्याति भी बढ़ती है, उसमें ट्रस्ट बिल्डअप होता है, उसमें विश्वास होता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर काम कर सकता है, इसमें उतना दम है। तो बेसिकली फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट यानी कि परिवर्तनशील विनिमय दरों का एक सबसे बड़ा सुख यही है कि जो नीति है निर्धारण में, इस सारे दिन जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट बना के रखनी पड़ती है, उसको एक फिक्स रेट पे रखना पड़ता है। उसमें जो मॉनेटरी अथॉरिटी है, चाहे आरबीआई ले लीजिए, वो साथ में फंस जाती है कि उसका एक मतलब बर्डन हो जाती है उस पर एक तरीके से कि इस विनिमय दर को हमको बना के रखना है। तो इसलिए ना तो ढंग से नीति बना सकती है, उसके रिसोर्सेज काफ़ी खर्च होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज काफ़ी खर्च करना पड़ता है, डॉलर्स खरीदने बेचने पड़ते हैं और दूसरी करेंसीज को मैनिपुलेट करने के लिए। ठीक है, तो उसमें काफ़ी मेहनत लगती है। जब मार्केट पे छोड़ दिया जाता है तो अपने आप मार्केट से एडजस्ट हो जाता है। और आज देखते हैं उदारीकरण का दौर है, हर चीज़ आप देखते हैं मार्केट का कहीं ना कहीं मार्केट पे छोड़ा जा रहा है, हर चीज़ को नियंत्रित नहीं किया जा रहा। तो 1991 के बाद देखते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि अब जब मार्केट के हिसाब से आप चीज़ें हर चीज़ को चल रहे हैं, तो एक्सचेंज रेट को इतना ज़्यादा कंट्रोल में रखेंगे तो काम नहीं चलेगा। हालांकि थोड़ा बहुत जब बहुत ज़्यादा बात बिगड़ जाती है तो आज भी जो है मैनेज फ्लोट होता है, आज भी थोड़ा नियंत्रण होता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खुला छोड़ दिया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नियंत्रण या उसको टाइट रखना आज के टाइम में संभव नहीं है।
बहुत बर्डन वाला काम है। इसलिए जो ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है इसका सिंपल, इकोनॉमिकल है, इजीली है और मुक्त व्यापार को भी ये बढ़ावा देता है। फ्री इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि मुक्त व्यापार, और ये एक्चुअल मार्केट कंडीशन पे जो आपकी स्थिति है, जैसी स्थिति चल रही है उसके आधार पे ये फ्लेक्सिबल रेट है, तो ये सही है। मतलब ज़बरदस्ती की चीज़ अच्छी नहीं है, जो नेचुरल है उसको वैसे का वैसा रहने देना चाहिए। अब इसके कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि हर चीज़ के कुछ नुकसान होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं, वैसे इसके भी कुछ नुकसान हैं। एक तो ये अनरिलायबल है, यानी कि इस पे आप विश्वास नहीं करते, अविश्वसनीय, लिख लीजिए अविश्वसनीय है। यानी कि क्योंकि इसमें उच्चावचन बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए जब इस सिस्टम में जो इन्वॉल्व रहते हैं उनके लिए काफ़ी थ्रेटफुल है, यानी कि इसमें कोई विश्वास नहीं कर सकते, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा आते हैं, बात ज़्यादा बिगड़ भी जाती है। अब इसीलिए है क्रिएट्स अनसर्टेनिटी इन इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ये अनिश्चितता का वातावरण करता है, जिससे काफ़ी लोग ये मानते हैं कि जो स्थिर विनिमय दर के मैंने आपको फ़ायदे बताए थे उसमें बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलता है। तो जो इसमें विश्वास रखते हैं वो ये कहते हैं कि जब बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आता है तो व्यापारियों के लिए मुश्किल हो जाता है काम करना, एक विश्वास नहीं रहता और डरते हैं, इसलिए इसमें अनिश्चितता रहती है। इसलिए अस्थिर विनिमय दर या परिवर्तनशील विनिमय दर में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नुकसान पहुंचता है। लेकिन काफ़ी आलोचक ये मानते हैं, जैसे कि मिल्टन फ्रीडमैन का नाम आता है, वो ये कहते हैं कि नहीं, आज के टाइम में व्यापारी इंश्योरेंस के माध्यम से या हेजिंग के माध्यम से कई चीज़ों से खुद की सुरक्षा कर सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में करना ही करना पड़ता है, व्यापार तो है ही रिस्क का काम, उसमें आप फिक्स करने की क्या कोशिश करोगे, और जितनी अस्थिरता रहेगी उसके लिए व्यापारी आज के टाइम में तैयार रहता है। हालांकि जो दूसरे हैं साटोस्टेन वगैरह है वो कहते हैं कि नहीं इसमें रिस्क है, तो ये एक चीज़ है। उसके बाद है छोटे देशों के लिए, हाँ ये बिल्कुल सही है कि जो बिल्कुल छोटे देश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पे ही निर्भर करते हैं, उनके लिए देखिए अगर अस्थिर विनिमय दर है तो अगर चीज़ें उनके विरुद्ध चली जाएं तो उनको बुरी तरह से चौपट कर सकती हैं। तो वो ज़्यादा चाहेंगे कि फिक्स एक्सचेंज रेट हो, वो अफोर्ड नहीं कर सकते परिवर्तनशील विनिमय दरें। छोटे देशों के लिए या जिनका भुगतान संतुलन बहुत ख़राब चल रहा है उनके लिए ये सूटेबल नहीं है। फिर इनक्रेजमेंट टू स्पेकुलेशन, सट्टेबाजी, लिख लीजिए सट्टेबाजी की इसमें संभावना बनी रहती, क्योंकि अस्थिर है लोग सट्टाबाजी लगाते हैं। जैसे कि स्थिर विनिमय दर में मैंने बताया था कि ये उसका फ़ायदा क्या है कि सट्टेबाजी पर नियंत्रण रहता है, तो इसका नुकसान क्या है, सट्टेबाजी होती है इसके अंदर, सट्टेबाजी की संभावना रहती है, क्योंकि फ्लेक्सिबल है तो लोग उसका फ़ायदा उठाने का प्रयास करते हैं। फिर है थ्रेट टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, देखिए जब अस्थिर विनिमय दर है, परिवर्तनशील है, तो जो स्थिरता है, जो निवेश की स्थिरता है, आपको पता है ये रेट चल रहे हैं और लमसम वैसे बने रहेंगे कुछ समय के लिए, तो उसी हिसाब से आप अपनी नीतियाँ वीतियाँ बनाते हैं। लेकिन जब परिवर्तनशील है, जब चेंजेस आते हैं तो अस्थिरता का वातावरण बनता है। ऐसे में जो देश विकास कर रहा है तेज़ी से या बहुत ज़्यादा अभी नया नया विकास कर रहा है और उसने कुछ प्लान बना रखा है विकास के लिए, और इंटरनेशनल ट्रेड का उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उसमें योगदान है, बाहर से पैसे आने का योगदान है, फॉरेन एड का योगदान है। ऐसे में अगर अचानक बहुत ज़्यादा उच्चावचन आते हैं तो उस देश की आर्थिक विकास में ये बाधा बन सकता है। तो थ्रेट टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, आर्थिक अस्थिरता का वातावरण रहता है, लिख लीजिए, और एक आर्थिक विकास में बाधा डालता है। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, परिवर्तनशील विनिमय दरों की एक समस्या ये रहती है कि इसके अंदर संभावना रहती है कि चीज़ें हाथ से बाहर जा सकती हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचा वचन होता है, इसलिए रिस्क कवर नहीं होते। तो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए अचानक से बहुत नुकसान हो सकता है, छोटे देशों के लिए बहुत नुकसान हो सकता है। पर इसका जो निष्कर्ष है वो यही है कि आज के समय में आप फिक्स एक्सचेंज रेट पे नहीं चल सकते। दुनिया के ज़्यादातर देश फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पे हैं, यानी कि परिवर्तनशील विनिमय दरों पे चलते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा बातें बिगड़ने पे आज भी ऑप्शन है उनके पास कि वो उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं, जब बात हद से ज़्यादा बिगड़ जाए तो हस्तक्षेप कर सकते हैं। उसको डर्टी फ्लोट कहा जा सकता है, मैनेज फ्लोटिंग रेट कहा जा सकता है। पूरी तरह से मुक्त बहुत कम देश हैं जो पूरी तरह से बिल्कुल खुला छोड़ देते हैं, लेकिन डिमांड एंड सप्लाई पे आधारित है विनिमय दरें। जैसी मार्केट की कंडीशन होगी, बाज़ार की स्थिति होगी, उसी हिसाब से विनिमय दरों का नियंत्रण होता है। और आज के समय में जारीकरण के दौर में बहुत सारी चीज़ें जो व्यापार है, बहुत सारी चीज़ें बाज़ार पे छोड़ दी गई हैं, ऐसे में ये अपने आप में महत्व रखता है। तो ये थे, मैंने आपको फिक्स्ड एक्सचेंज रेट भी बता दिया और फ्लेक्सिबल भी बता दिया, स्थिर विनिमय दरें भी बता दी और परिवर्तनशील भी बता दिए, उनके फ़ायदे नुकसान भी बता दिए, मेन पॉइंट आपको बता दिए। बाकी बुक में और भी पॉइंट्स हैं वो आप देख लीजिएगा, इसको समझ लीजिए। कुछ आपको और पूछना है तो पूछ लीजिए, उसके बाद हम आगे इसकी थियरीज करेंगे। थैंक यू।